वेलकम टू दिश एकेडमी। आज हमारा ये इकोनॉमिक्स का दूसरा लेक्चर है। पिछला लेक्चर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने जो अभी अर्थव्यवस्था के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उसको लेके चर्चाएं शुरू की है। ठीक, एक आध वीडियो और लगेगा इस पे कि हम बेसिक जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ बेसिक परिभाषाएं हैं जिनसे सीधे क्वेश्चन उठते हैं, उसको कंप्लीट कर ले। उसके बाद फिर हम इम्पॉर्टेंट डाटा में चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ और इंडिया दोनों के। ठीक, और कुछ और टर्मिनोलॉजी जैसे जैसे आगे आती जाएगी, उसका जो भी हमारा सिलेबस है अभी, उस पूरे को हम कवर करेंगे एक एक करके। ठीक, तो आज आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली बार हैप्पीनेस इंडेक्स पे अपनी चर्चा को समाप्त किया था। उसकी जो नई हैप्पीनेस इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है वो मैं आपको शायद नहीं बताया था। ठीक, तो हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 आ चुका था, है ना। 2023 का हैप्पीनेस रिपोर्ट जो है, हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं जिसे, इंडेक्स, ठीक, ये आ चुका है ना। ये भी आपका कौन जारी करता है? UNSDSN जारी करता कौन है? UNSDSN। इसका फुल फॉर्म मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। ठीक, बताइएगा कमेंट में कि UNSDSN का फुल फॉर्म क्या है। पूछते हैं, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं फुल फॉर्म को लेके, तो इसको आपको बताना है कि UNSDSN का फुल फॉर्म क्या है। इस रिपोर्ट में जो भारत की पोजीशन है, भारत की पोजीशन है 126। 150 देश का सर्वे हुआ था और पहले नंबर पे है आपका फिनलैंड। तो फिनलैंड के लोग सबसे ज़्यादा खुश हैं। आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, फास्ट फिन से फनलैंड, फनलैंड मतलब खुशी, तो वहाँ के लोग क्या हैं? सबसे ज़्यादा खुश हैं। यह आपकी लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ठीक, इसको पिछले वीडियो में बताना भूल गया था। चलिए अब आगे चलते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजी को जो देख रहे थे उसी को आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक टर्म आता है पूंजी विस्तारण। क्या है? पूंजी विस्तारण, या इसको बोलते हैं कैपिटल वाइडनिंग। ठीक, ये क्या टर्म है, क्या अर्थ होता है इसका? देखिए, क्या जब अर्थव्यवस्था में जो पूंजी लग रही है, ठीक, उसी अनुपात में अगर श्रम भी लगे, ठीक, मतलब जिस अनुपात में पूंजी लग रही थी उसी अनुपात में श्रम भी लगे, एक्सक्यूज मी, तो अर्थव्यवस्था में जो पूंजी लग रही थी उसी अनुपात में, जिस अनुपात में पूंजी बढ़ रही है लगने की, है ना, उसी अनुपात में अगर श्रम भी बढ़े तो इसे कहते हैं पूंजी विस्तारण, कैपिटल वाइडनिंग। ठीक, इससे क्या होगा? अगर उसी अनुपात में लग रही है तो वो अनुपात हमेशा स्थिर रहेगा। सपोज कीजिए कि आपकी पूंजी लग रही थी 4 यूनिट, है ना, और श्रम लग रहा था 1। ठीक, पूंजी 4 बढ़ रही है और श्रम 1 बढ़ रहा है। ठीक, और इसमें वृद्धि हो रही है, वृद्धि होके हो गई पूंजी 8 और श्रम 2। क्योंकि दोनों एक स्थिर अनुपात में बढ़े हैं इसलिए यह पूंजी क्या कहलाएगी? पूंजी विस्तारण कहलाएगा, ये पूंजी वाइडनिंग कहलाएगी। तो ये निश्चित अनुपात में ही बढ़ना चाहिए, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पूंजी वाइडनिंग समझ में आया? मतलब पूंजी आगत की तुलना में जिस स्पीड से पूंजी आगत बढ़ रही है उसी इस अनुपात में क्या बोले? श्रम भी बढ़े, तो आपका क्या कहलाता है? पूंजी वाइडनिंग। इसके बाद है पूंजी गहरापन, इसे बोलते हैं कैप, इंग्लिश में कैपिटल डीपनिंग। अगर श्रम आगत की तुलना में पूंजी आगत ज्यादा तेजी से बढ़े तो क्या कहलाएगा? कैपिटल डीपनिंग, डीपनिंग। ठीक, पूंजी का गहरापन। ठीक, कैसे समझेंगे? अगर श्रम मान लीजिए आपका लग रहा है 1, पूंजी लग रही है 4 यूनिट,
ठीक, क्या परिभाषा बताई मैंने? सम आगत की तुलना में पूंजी आगत में अधिक तेजी से वृद्धि हो। सम लगा 2 लेकिन पूंजी लग गई 12। ठीक, पूंजी बढ़ गई, ज्यादा लग गई सम की तुलना में अगर अनुपात में देखें तो इसे बोलते हैं पूंजी का गहरापन। ठीक, पूंजी गहरापन, देखिए सीधे सीधे परिभाषाएं पूछा जाता है इनका, और सिंगल लाइनर क्वेश्चन पूछा जाता है। पूंजी गहरापन है सम की तुलना में पूंजी का ज्यादा लगना, सम की तुलना में पूंजी निश्चित अनुपात में लगना। अगर निश्चित अनुपात में लगता है तो क्या होता है? पूंजी विस्तारण। सम की तुलना में पूंजी ज्यादा लग रही है तो क्या हो जाएगा? पूंजी गहरापन। ठीक, पूंजी को कल मैंने आपको बताया था पूंजी में क्या क्या आता है। पूंजी में वो सारी चीजें आती हैं जो उत्पादन की प्रोसेस के दौरान खत्म नहीं होती, जैसे बिल्डिंग हो गया, श्रम हो गया, है ना, आपका जो ब्याज दे रहे हो, जो लाभ आ रहा है, मशीनें हो गई, क्योंकि मशीनें तो खत्म नहीं होती एक उत्पादन में, वो कंटिन्यू चलती रहती हैं। ठीक, तो ये परिभाषाएं हो गई जो 2 ठो इंपॉर्टेंट थी। इसके बाद जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार, देखिए अभी अपन उतना ही पढ़ रहे हैं जितना एग्जाम में आने के लिए जरूरी है, जहां से ज्यादातर क्वेश्चन उठते हैं। ठीक, मैं आपको पहले ही बताऊं ये पूरा डिटेल वीडियो नहीं रहेगा, इसमें हम केवल और केवल CGPSC 2023 के अनुसार ही पढ़ेंगे, जहां से वो क्वेश्चन ज्यादातर उठाता है। सॉरी, देखिए अर्थव्यवस्था का प्रकार देख रहे हैं, इसमें देखेंगे कि अर्थव्यवस्था को देखिए एक्चुअली 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। एक तो वर्ल्ड बैंक अर्थव्यवस्था को बांटता है आय के आधार पे, प्रति व्यक्ति इनकम के आधार पे। तो अगर हम देखें तो एक जो विभाजन करता है वर्ल्ड बैंक करता है, और दूसरा विभाजन कौन करता है? दूसरा विभाजन का जो आधार रहता है वो रहता है बाजार का स्वरूप। ठीक, बाजार के स्वरूप के आधार पे अर्थव्यवस्था का क्या क्या विभाजन होता है। ठीक, तो जो वर्ल्ड बैंक करता है यह कहता है प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से। ठीक, इसके हिसाब से अगर हम देखें तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। एक होती है निम्न आय वाली, ठीक, एक होती है मध्यम आय वाली, और एक होती है उच्च आय वाली। निम्न आय वाली, मध्यम आय वाली और उच्च आय वाली। ठीक, यह 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं। हाँ, तो 3 है वर्ल्ड बैंक के प्रति व्यक्ति आय के, निम्न आय, मध्यम आय और उच्च आय। ठीक, ये वर्ल्ड बैंक का जो ये आंकड़ा है, ये जो वर्ल्ड बैंक डिसाइड करता है हर साल 1 जुलाई को ये डिसाइड करता है। इसकी एक रिपोर्ट आती है जिसे बोलते हैं WDR रिपोर्ट। ठीक, WDR रिपोर्ट यह हर साल 1 जुलाई को वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की जाती है, और हर बार इनका क्राइटेरिया डिसाइड किया जाता है कि कितने $US से कम या ज़्यादा के व्यक्ति, मतलब इनकम वाले देशों को निम्न आय में रखना है, मध्यम आय में रखना है कि उच्च आय में रखना है। WDR रिपोर्ट 2023 का बताए, इसकी जो थीम थी वो याद रखिएगा, थीम थी इसकी माइग्रेंट्स, ठीक, रिफ्यूजी एंड सोसाइटी। यह 2023 WDR की थीम थी। 1978 से प्रति 1 जुलाई को यह रिपोर्ट आती है। कब से आती है? कब से लगातार आ रही है? 1978 से 1 जुलाई को प्रतिवर्ष यह रिपोर्ट आती है, और उसी रिपोर्ट में यह डिसाइड भी किया जाता है कि कितने डॉलर से नीचे वाले आय के देश कौन कौन से हैं। तो उसका क्राइटेरिया भी याद रखिएगा, पूछता है कि निम्न आय वाले देशों का क्या क्राइटेरिया है। तो देखिए इसका क्राइटेरिया क्या है। 1085 डॉलर से जो कम है वह निम्न आय वाले देश हैं। 1086 से 13,205 डॉलर के इस जो प्रति कैपिटा इनकम में आएंगे वह मध्यम आय वाले देश कहलाएंगे, और 13,205 डॉलर से ग्रेटर देन जितने भी प्रति कैपिटा वाले देश आते हैं वह किस में जाएंगे? उच्च आय वाले देशों में जाएंगे। इस मध्यम आय को फिर 2
पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है निम्न मध्यम आय, एक है आपका उच्च मध्यम आय। ठीक, 1086 से 4255 यूएस डॉलर के जो देश आते हैं वह निम्न मध्यम आय वाले देश में आते हैं, और 4256 से 13205 के मध्य जो देश आते हैं, 13205 के मध्य जो देश आते हैं, ये आपके उच्च मध्यम आय वाले देश होते हैं। ठीक, ये डाटा आपको याद रखना चाहिए अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो। अगर यहाँ भारत की स्थिति देखें तो जो भारत का वर्तमान स्थिति है वह है, भारत की जो प्रति कैपिटा इनकम है 2388.6 यूएसडी है। ठीक, इसके हिसाब से भारत किस क्राइटेरिया में आएगा? निम्न मध्यम आय वाले देशों में आएगा। ठीक, क्लियर हो गया? इस चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन सीधे उठ जाते हैं, सीधे पूछ लिए जाते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ों को याद रखें, और बहुत बेसिक चीज़ है। ठीक, और ये जितने आंकड़े हैं सब आपका अमेरिकन डॉलर में है, यूएसडी में है। जारी करता कौन है? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये वर्गीकरण है। पूछ सकता है वर्ल्ड बैंक किस हिसाब से वर्गीकरण करता है, उसके क्राइटेरिया नवीनतम क्या है। WDR रिपोर्ट याद रखिएगा 2023, उसकी थीम जरूर याद रखिएगा, माइग्रेंट्स, रिफ्यूजी एंड सोसाइटी। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि यह कब से ये रिपोर्ट निकाल रहा है, 1 जुलाई 1978 से यह कंटिन्यू इस रिपोर्ट को क्या कर रहा है? जारी कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद देखते हैं कि बाजार के स्वरूप के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक, देखिए बाजार के स्वरूप के आधार पे अर्थव्यवस्थाओं के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? समाजवादी, पूंजीवादी, ठीक, और आपका मिश्रित। ये 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं होती हैं बाजार के स्वरूप के हिसाब से। अब इसको एक एक करके अपन क्या करेंगे? परिभाषित करेंगे और उसको डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, चलिए इसको अब डिटेलिंग करते हैं। पहला है हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किन अर्थव्यवस्थाओं को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो अगर आप देखेंगे तो यूएस की जो इकोनॉमी है उसको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। क्या रीजन है आखिर क्यों इसको हम पूंजीवाद कह रहे हैं? देखिए यहाँ पे किस चीज़ का उत्पादन करना है, संसाधन कैसे वितरित होंगे, ठीक, कितना उत्पादन करना है, यह सरकार के नियंत्रण में नहीं रहता, यह सीधे कंपनियों के नियंत्रण में रहता है। या कहा जाए तो वहाँ पे जो मांग और पूर्ति जो जनरेट हो रही है उसके नियंत्रण में रहता है। तो ऐसी व्यवस्था जो मांग और पूर्ति पर आधारित हो पूर्णतः, ठीक, मांग और पूर्ति पर जो पूर्णतः आधारित हो वह आपकी होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ठीक, मांग और पूर्ति पर आधारित जो व्यवस्था होगी वो आपकी होगी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। यहाँ पे सरकार का जो नियंत्रण रहता है वो बिल्कुल नहीं रहता, या भले तो एकदम नगण्य रहता है। समाज में जिस चीज़ की मांग है उस चीज़ का उत्पादन ज़्यादा होगा। ऐसे में क्या होता है, जो लाभ के लिए लोग ज़्यादा वो आकर्षित होते हैं, तो लोग ऐसी चीज़ें ज़्यादा उत्पादित करते हैं जिससे क्या हो, लाभ मिले उन्हें। ठीक, ऐसी व्यवस्था में आप देखेंगे तो विलासिता वाली चीज़ों का उत्पादन ज़्यादा होता है। इसमें क्या होता है, कई बार जो आवश्यक चीज़ें हैं समाज के लिए उसको क्या कर दिया जाता है, उसको हतोत्साहित कर दिया जाता है उत्पादन को, क्योंकि उसकी बिक्री उतनी नहीं होती, उसमें लाभ लोग कम कमा पाते हैं। ठीक, तो इसमें मुख्य फोकस क्या रहेगा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस रहता है वो रहता है निजी लाभ।
ठीक, यहाँ पे जो लोग काम करते हैं या जो उत्पादन होता है उसका जो फोकस बिंदु होता है वो होता है सिर्फ और सिर्फ लाभ, ना कि समाज कल्याण। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति जो लगा रहा है, जो भी फैक्ट्री लगा रहा है, कुछ भी उत्पादन कर रहा है, वो अपने लाभ के लिए कर रहा है, तो वो ऐसी चीज ही उत्पादित करना चाहेगा जिससे उसको क्या मिले, ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो ये व्यवस्था कैसी हो गई, आपकी पूंजीवादी व्यवस्था। एडम स्मिथ ने इसी मांग पूर्ति को कहा है, क्या कहा है, अदृश्य हाथ, बाजार के अदृश्य हाथ। यह शब्द किसने कहा है, एडम स्मिथ ने। इस नाम को ध्यान रखिएगा, उनके इस वाक्य को ध्यान रखिएगा। ठीक, मांग व पूर्ति को क्या कहा है, अदृश्य हाथ। तो यहां पे जो बाजार है वह नियंत्रित किससे होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों से नियंत्रित होगा। उसी चीज का उत्पादन ज्यादा होगा जिस चीज की मांग ज्यादा है और जिसमें लाभ ज्यादा है। ठीक, अगर इस व्यवस्था को देखिए कि इस व्यवस्था की जो अवधारणा है उसको अहस्तक्षेप भी बोलते हैं, अहस्तक्षेप की अवधारणा। ठीक, ध्यान रखिएगा, इसका जो इस अवधारणा को जिसने लाया था उसका नाम है सेरा, या तो बोले पूंजीवादी व्यवस्था का बारे में जिसने विचार किया या जो उसने इस व्यवस्था को बताया उसका नाम क्या है, सेरा है। पर इस व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से जो बताने वाले थे या कहने वाले थे वो थे आपके एडम स्मिथ। इसीलिए एडम स्मिथ को क्या बोला जाता है, अर्थव्यवस्था के क्या कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं। ठीक, यहाँ किसकी प्रधानता रहेगी, उपभोग की प्रधानता रहेगी। यहाँ पे बाजार इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तभी अमेरिका बाहर निकल के क्या ढूंढ रहा है, बड़े बड़े बाजार ढूंढ रहा है। ठीक, उसका इंटरेस्ट भारत और इस एरिया में क्यों है, क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है। जनसंख्या मतलब बाजार ज़्यादा है, वो यहाँ अपने उत्पादन को क्या कर सकता है, बेच सकता है। ठीक, तो क्योंकि यह उपभोक्ता पे आधारित हो जाती है, उपभोक्ता द्वारा, ऐसा माना जाता है जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, ये उपभोक्ताओं के द्वारा नियंत्रित होती है, क्योंकि उपभोक्ता जो मांग करेगा वही उत्पादित होगा। ठीक, तो अगर ये पूछा जाए, इस टाइप से घुमा भी सकता है क्वेश्चन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रमुखता रहती है तो उत्पादकता की उपभोक्ता की, तो उपभोक्ता की, क्योंकि उपभोक्ता ही बाजार को नियंत्रित कर रहा है अपनी मांग के द्वारा। ठीक, तो आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में इतना ध्यान है। यहाँ प्रमुखता रहेगी निजी लाभ की। इस अर्थव्यवस्था में कौन प्रमुख होगा, जो उद्यमी है, जो उत्पादन कर रहा है, उसकी प्रमुखता बढ़ेगी। नियंत्रित करने वाला कौन हो गया, उपभोक्ता हो गया। उपभोक्ता जो मांग करेगा वही उत्पादन होगा। पूरा बाजार नियंत्रित होता है मांग पूर्ति से। संसाधनों का आवंटन कैसे होगा लोगों में, जो इनकम आ रही वो कैसे बटेगी, वो सब चीज मांग और पूर्ति के द्वारा ही नियंत्रित होगी। ये है आपकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। वह कहाँ पे चल रही है, यूएस के जो देश हैं या यूरोप के जो देश हैं, यहाँ पे सामान्यतः पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। आप देखोगे कि यूएस में जो कंपनियां खुल रही हैं या जो कंपनी बनाने में बहुत ज़्यादा पाबंदियां नहीं हैं, वहाँ पे नियंत्रण में सरकार नहीं रखती इनको। ठीक, यहाँ पे कंपनियां बनाना, उत्पादन करना बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक, दूसरी अर्थव्यवस्था है जिसे हम समाजवादी कहते हैं। ठीक, इसको केंद्रीय नियोजन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक, देखिए समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो बाजार व्यवस्था, जो पूंजीवादी व्यवस्था, वहां पे लोग क्या सोच रहे थे, सिर्फ लाभ के बारे में सोच रहे थे। पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में जो वहां की सरकार है वो प्रमुख हो जाती है। ठीक, आपके ज्यादातर उद्योग होंगे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत, तो यहाँ पे किसकी प्रमुखता हो गई, सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुखता होगी। मतलब ज्यादातर सरकार ही काम करेगी, क्षेत्र की प्रमुखता रहेगी। जैसे शुरू में भारत था। ठीक, शुरू में जितनी फैक्ट्रियां थी सब भारतीय शासन के अंतर्गत थी, मतलब सरकार की थी। ये व्यवस्था क्या कहलाएगी, समाजवादी। यहाँ का जो मुख्य फोकस रहेगा वो रहेगा लोक कल्याण, ना कि लाभ। यह ऐसी चीजें उत्पादित करेगी जो लोगों की आवश्यकता है। आपको पता है जब भारत आजाद हुआ था तो भारत में गरीबी बहुत थी, है ना। पहले ऐसी चीजों की उत्पादन की जरूरत थी जो लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा कर सके। ठीक,
और निजी क्षेत्रों के पास उस समय इतनी ना ही पूंजी थी ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो सारा चीज़ सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। ठीक, फिर सरकार के ही सारे फैक्ट्रीज हुए, पूरी तरह नियंत्रण किसका हुआ? सरकार का हुआ। तो सरकार ने ही उत्पादन किया, तो और यहाँ पे जो संसाधनों का आवंटन है वो भी आपका सरकार के द्वारा ही नियंत्रित होता है। ठीक, इसमें वही वस्तु का उत्पादन होता है जिस वस्तु का क्या हो, लोगों को जरूरत होती है, मतलब प्रमुखता उसको दी जाती है कि पहले बेसिक जो जरूरत की चीजें हैं उसको पूरा किया जा सके, मतलब बेसिक चीजें पहले पूरी की जा सके। ठीक, यहां पे सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता रहेगी या केवल सार्वजनिक क्षेत्र ही रहेंगे, दूसरे क्षेत्र यहां पे आपको नहीं दिखेंगे। ठीक, चलिए इसके आगे देखते हैं हम अगली अर्थव्यवस्था क्या होती है। समझ तो गए होंगे आप समाजवादी अर्थव्यवस्था को, मतलब ये समझ लीजिए कि सारी जो फैक्ट्रीज है, सारे उत्पादन का काम कौन करेगा? सरकार करेगी, कोई तीसरा उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा या सरकार उसको ऐसा करने नहीं देगी। ठीक, इसके बाद आती है आपकी मिश्रित आर्थिक प्रणाली, या हम जिसे बोलते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित आर्थिक प्रणाली। ठीक, इसमें जो रहता है, क्योंकि मिश्रित है इसलिए बाजार प्लस राज्य, ठीक, दोनों की भूमिका रहेगी। इसी आधार पे बाजार की भूमिका कितनी रहेगी, राज्य की भूमिका कितनी रहेगी, इसके आधार पे इसके और भी वर्गीकरण हैं जो अभी हम आगे देखेंगे। ठीक, अगर देखा जाए तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो प्रतिपादन किया था वह जॉन मेनार्ड कीन्स ने किया था। इस वैज्ञानिक का नाम याद रखिए, पूछता है, सीधे क्वेश्चन पूछता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के जनक कहलाते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स, तो इनका नाम ध्यान रखिएगा। ये समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के जनक, समष्टि अर्थशास्त्र के जनक भी कहलाते हैं आपके जॉन मेनार्ड कीन्स। ठीक, चलिए इसको याद रखिएगा। इसका जैसे मैं बताया कि मिश्रित आर्थिक प्रणाली के बाजार और राज्य की भूमिका के आधार पे फिर वर्गीकरण है, तो इसको 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, 3 पार्ट कर लेते हैं इसको। 3 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। ठीक, ऐसा करिए। पहला है आपका मिश्रित बाजार प्रणाली, मिश्रित बाजार प्रणाली। ठीक, दूसरे में आएगा आपका नियोजित मिश्रित प्रणाली। तीसरे में आएगा आपका बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित व्यवस्था। ठीक, अब इन तीनों को देखते हैं कि उन तीनों में क्या डिफरेंस है और हम कहाँ स्टैंड करते हैं। भारत की पोजीशन भी देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक, देखिए जो मिश्रित बाजार प्रणाली है, यहाँ पे मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति दोनों होती है। इस नीति को अगर आप नहीं जानते तो शॉर्ट में देख लेते हैं एक बार। मौद्रिक नीति वो होती है जो सीधे सीधे मुद्रा को प्रभावित करती है। अगर देखें तो जो आरबीआई बनाती है नीतियाँ, ब्याज दर क्या होगा, बैंक दर कितनी होगी, ये हो जाती है आपकी मौद्रिक नीति। राजकोषीय नीति क्या होती है? राजकोषीय नीति वो होती है जो सरकार बनाती है, जो हम कहा जाए तो बजट। ठीक, बजट आपकी राजकोषीय नीति है। और जो आपका आरबीआई जो नीतियाँ बनाती है, जैसे आज एमपीसी की बैठक है, आज जो बैंक दर और ये सब डिसाइड होंगे, ये मौद्रिक नीति का पार्ट है। सरकार जब बजट निकालती है तो राजकोषीय नीति का पार्ट होता है, क्योंकि उसमें हम लोगों के कल्याण को भी जोड़ के देखते हैं। ठीक, तो मिश्रित बाजार प्रणाली में यहाँ पे रहेगी बाजार की प्रधानता, बाजार यहाँ प्रधान होगा। ठीक, तो फिर ये मिश्रित क्यों बोल रहे हैं?
क्योंकि यहाँ सरकार जो है वो संरक्षक का रोल अपनाएगी। संरक्षक का रोल कैसे अपनाएगी? बाजार किस पे चलता है? मांग पूर्ति पे। ठीक, मांग पूर्ति के हिसाब से काम तो चलेगा, पर सपोज कीजिए कि किसी कंडीशन पे आके बाजार बैठ गया या मंदी आ गई, तो फिर सरकार यहाँ करेगी, यहाँ पे सरकार एक्शन लेगी और क्या करेगी? इस अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने का प्रयास करेगी। मंदी से निकालने के लिए वह फिर कंट्रोल अपने हाथ में ले सकती है, मंदी से निकालने का प्रयास करेगी कौन? सरकार या राज्य। तो ये होती है मिश्रित बाजार प्रणाली, जहाँ बाजार की तो प्रधानता हो पर राज्य यहाँ कल्याणकारी काम करेगा। कल्याणकारी कैसे? अगर जो बाजार है वह डाउन होगा तो उसको संभालने का कार्य करेगा, पर अस्थायी रूप से। जैसे ही बाजार संभलता है फिर राज्य वहाँ से हट जाएगा और वहाँ हस्तक्षेप के रूप में हस्तक्षेप करेगा। ठीक, यहाँ राज्य की सक्रिय भागीदारी नहीं होती, सक्रिय भागीदारी नहीं होती यहाँ पे राज्य की। ठीक, समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? यहाँ पे राज्य की सक्रिय भागीदारी नहीं होगी, राज्य कल्याणकारी रूप में कार्य करेगा। मतलब अगर अर्थव्यवस्था मंदी में जा रही तो वह अस्थायी रूप से अर्थव्यवस्था को मंदी से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। ठीक, इसके बाद है आपका नियोजित मिश्रित प्रणाली। यहाँ पे आपकी प्रधानता रहेगी यहाँ मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति, दोनों की प्रमुखता रहती है। ठीक, यहाँ पे आपका सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब जो राज्य के सरकार द्वारा नियंत्रित है, और निजी क्षेत्र, दोनों के बीच समन्वय बनाया जाता है। जो संसाधनों का वितरण होगा इस पे राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति दोनों प्रभावशील होती हैं। यहाँ पे दोनों उद्योग क्या होते हैं? 7 साल चलते हैं, लेकिन जो नियंत्रण होता है वह आपके सरकार का होता है। ठीक, यहाँ पे नियंत्रण किसका होगा? सरकार का होगा। ठीक, राज्य द्वारा नियमित होंगे। अगर हम देखें तो यह जो भारत 1950 के बाद भारत में यह स्थिति थी। ठीक, लाइसेंसिंग सिस्टम था, आपको पता होगा, अगर नहीं सुने होंगे तो 1950 भारत में लाइसेंसिंग सिस्टम था। मतलब उद्योग तो निजी भी लगते थे, पर हर उद्योग के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता था या सरकार के नियंत्रण में ही चलाने पड़ते थे। तो 1950 के बाद का जो भारत था वह इस प्रकार की व्यवस्था में था, नियोजित मिश्रित प्रणाली में। फिर है आपका बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित व्यवस्था, इसे उदारवादी व्यवस्था भी कहते हैं, उदारवादी व्यवस्था। ठीक, यहाँ भी सरकार का तो रहेगा, सरकार तो रहेगी ही रहेगी, इसकी नीतियाँ भी रहेगी, पर यह निजी क्षेत्र को ज़्यादा स्वतंत्रता देगी। जैसे कि 1991 के बाद जब हम भारत में ग्लोबलाइजेशन ले आए, हम बाहरी कंपनियों को ले आए, निजी क्षेत्र में जो लाइसेंसिंग थी उसको ख़त्म कर दिए। ठीक, 2002 में हम ले आए आपका प्रतिस्पर्धी कानून। ठीक, तो इस प्रकार से हमने उदारता दिखाई सरकार ने, और क्षेत्रों को ज़्यादा ओपन किया निजी क्षेत्र के लिए। ठीक, सरकारी क्षेत्रों के काम को कम कर दिया गया। तो ये कहलाती है आपकी बाजार प्रधान नियोजित मिश्रित व्यवस्था। ठीक, यहाँ पे जो नियोजन होता है वह निर्देशात्मक होता है, मतलब सरकार निर्देश देती है कंपनियों को, अगर उसे कुछ कराना होता है तो सरकार अथॉरिटी नहीं देती, निर्देश दे सकती है। निर्देशात्मक व्यवस्था होती है यहाँ पे। ठीक, इन चीज़ों का संबंध विकास से भी है। देखिए, ये व्यवस्था तब लागू की जाती है जब अधोसंरचना विकसित हो गई हो, जब निजी क्षेत्र तो आगे बढ़ के काम कर सकते हो, निजी क्षेत्र के पास पूंजी होगा। निजी क्षेत्र के पास पूंजी ही नहीं होगी तो फिर कैसे काम होगा, कैसे उद्योग लगेंगे या कैसे उत्पादन होगा? नहीं हो पाएगा। फिर सरकार को अपना प्रभाव दिखाना पड़ेगा, सरकार को अपनी कंपनियां खोलनी पड़ेगी। जब सरकार अपनी कंपनियां खोलती है तो ये वाली स्थिति है, जब पूंजी की कमी है, अधोसंरचना की कमी है, संसाधन की कमी है। जब अधोसंरचना और संसाधन बढ़ जाते हैं तो फिर ये वाली अर्थव्यवस्था के स्टेज में हम आ जाते हैं, जहाँ पे सरकार क्या करेगी? नियमित तो करेगी, पर उदारवादी रूप से, मतलब बाजार को ज़्यादा पावर दिया जाएगा, ना कि सरकार को। ठीक, इसे उदारवादी व्यवस्था कहते हैं या लिबरलाइजेशन सिस्टम भी कहते हैं। ठीक, अब हमने यहाँ बाजार तो बहुत पढ़ा। ठीक, बाजार
अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि बाजार का वर्गीकरण कैसे होता है और बाजार को कैसे परिभाषित किया जाता है। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें थी आज के लेक्चर में, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन पूछी जाती हैं। ठीक, तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे वीडियो को। थैंक यू।